जय हिंद जय भारत दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्जाम डेस्क में। और आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, तो बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि बहुत सी एग्जामों में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर है दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र को। ठीक है, पाचन तंत्र को पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको मैं स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूँ, वो क्या है कि अगर आपको देखो, ये जो वीडियो मैं जो बना रहा हूँ दोस्तों, मैं ये नहीं बोलता कि आपको 100% समझ में आएगा। बहुत से YouTube चैनल वाले बोलते हैं कि आपको 100% समझ में आएगा। आज तक ऐसी कोई भी चीज नहीं बनी है जो कि एब्सोल्यूट हो, एक्यूरेट हो, 100% हो। ठीक है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो से अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक भी नंबर का जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है पाचन तंत्र से, तो वो नहीं छूटना वाला है। तो आप ही सोचिएगा दोस्तों कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ना है तो इस वीडियो को अभी से स्किप कर जाइएगा। अगर गलत नहीं करना है एग्जाम में तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पाचन को। सबसे पहले बात करते हैं पाचन होता क्या है। तो दोस्तों पाचन में क्या होता है, देखिए आप कोई भी चीज खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो क्या हमारे शरीर को वैसा का वैसा ही भोजन लग जाता है। आप एक समोसा खाते हैं तो समोसा आपके शरीर में क्या वैसा का वैसा ही पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है पूरी बॉडी पे? नहीं होता। तो पाचन की डेफिनेशन क्या है, सरल शब्दों में बोले तो ये जटिल पदार्थ को अर्थात कॉम्प्लेक्स फूड को, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ने की प्रक्रिया है। क्या? सरल पदार्थ में तोड़ने की प्रक्रिया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम पाचन बोलते हैं। समझ में आया बात। दूसरा पॉइंट दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने वाले हैं, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताइए कि जो पाचन तंत्र है या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कौन सी प्रक्रिया है। तो आपको याद रखना है ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। ये कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। केमिकल प्रोसेस, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। फिजियोकेमिकल प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ अगर एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो ही आपको मिलेगा। ठीक है, ये कैसी होती है फिजियोकेमिकल प्रोसेस। पहला तो फिजिकल, जो हमने खाया, मुंह में चबाया, ऐसा चबाते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, फिजिकल बोलेंगे। और जो विभिन्न टाइप के एंजाइम होते हैं और हार्मोन होते हैं जो हमारे पेट में उपस्थित होते हैं, हमारे मुंह में उपस्थित होते हैं, उसके द्वारा जो भोजन का पाचन होता है उसको बोलते हैं केमिकल प्रोसेस। तो हो गई क्या, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है, ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। दूसरी चीज आपको एक पॉइंट याद रखना है ये कि भोजन डाइजेस्टिव सिस्टम में किस किस पदार्थ का पाचन होता है। देखिए आप जनरली क्या काम करते हैं, कौन कौन से चीज को ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, विटामिन ग्रहण करते हैं, मिनरल्स करते हैं, फैट करते हैं। ठीक है, क्या आप एक एक करके ऐसे चीजें खाते हैं कि आपको कहीं से कार्बोहाइड्रेट मिल गया तो आप कार्बोहाइड्रेट खा लिए, कहीं से विटामिन मिल गया तो विटामिन खा लिए, कहीं से फैट मिल गया तो फैट खा लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई भी फूड होता है वो एक संतुलित आहार के रूप में माना गया है। इन बायोलॉजिकल टर्म में अगर बात करें तो संतुलित बैलेंस डाइट जो होती है वो क्या होती है कि जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हो, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे का सारा जिसमें उपस्थित होते हैं उसे ही हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो मैं क्या बता रहा था, तो जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन होते हैं, ठीक है, ये सब होते हैं, तो इनमें से दोस्तों तीन चीज आपको याद रखना है। एक क्या, जल, दूसरा विटामिन, और तीसरा क्या है, खनिज, या इसे मिनरल्स भी आप बोलते होगे। ठीक है, जैसे जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिन्हें अपन फूड के फॉर्म में अपन मतलब ग्रहण करते हैं। तो इनका जो है पाचन नहीं होता। इनका क्या होता है, पाचन नहीं होता। मतलब कि ये ऐसे के ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं सीधे सीधे। अपन जैसे ही आप विटामिन खाते हैं तो विटामिन के पाचन के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं होती, वो सीधे सीधे आपके शरीर को लग जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो सीधे के सीधे आपको क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर कि पाचन किस चीज का होता है, तो देखिए पाचन जो हमेशा होता है कार्ब का, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, प्रोटीन का, और तीसरा क्या है, फैट का। यही तो चीज आपके लिए आवश्यक होती है, कार्ब, प्रोटीन और फैट। इसका क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, पाचन होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिएगा, ये एज इट इज आप नोट्स बनाते चलिए और नोट्स में आप
लिखते चलिए, ठीक है। और समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक। तो कार्ब और प्रोटीन और फैट का क्या होता है, पाचन होता है, ठीक है भैया, यहां तक समझ में आया। आगे बात करते हैं, पाचन का प्रारंभ कहां से होता है, मुख से होता है। तो मुख से ही पाचन का प्रारंभ हो जाता है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पाचन का प्रारंभ हो जाता है, ऐसा ऐसा लिख लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा समझा देता हूं मैं, ठीक है। देखिए इतना आपको इतना हो गया, इतना लिख लीजिए। इसके बाद अपन बात करते हैं बेसिकली पाचन की। तो दोस्तों पाचन दो टाइप से होता है, पाचन दो प्रकार से हमारे अंदर होता है। वो कौन कौन से होता है, एक तो होता है दोस्तों आहार नाल के द्वारा, आहार नाल के द्वारा जिसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, और दूसरा होता है दोस्तों पाचन ग्रंथि के द्वारा, पाचन ग्रंथि के द्वारा, जिसे आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। दो टाइप्स की होती है, इन दोनों की मदद से ही हमारा पूरा का पूरा पाचन होता है, ठीक है। अब थोड़ा प्रोसेस समझ लीजिए, भोजन आप जैसे ही करते हैं तो कहां कहां से होते हुए जाता है, ठीक है। यहां से लेकर ये है मुख हमारा, ये है मुख, और ये है क्या, एनस, इसे क्या बोलते हैं, एनस। ये आपको फिगर दिख रहा होगा। तो मुख से लेकर एनस तक ये पूरी की पूरी जो कैनाल है, इसी को बोला जाता है आहार नाल। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ इतना ही पार्ट जो है ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को आहार नाल बोलते हैं। तो आप आज अच्छे से समझ लीजिए कि मुंह से लेकर, हमारा जो मुंह होता है वहां से लेकर जो एनस होता है, जो हमारा मलमूत्र मार्ग है, वहां तक की जितनी भी पूरी की पूरी जो लाइन है, इसी को बोलते हैं आहार नाल। इसकी जो होती दोस्तों, इसकी जो लेंथ होती है 32 फीट होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 32 फीट होती है इसकी लंबाई। और मीटर में बात करें तो मीटर में कितनी होती है, 9 मीटर होती है। इतना समझ में आ गया आपको, चलो ठीक है। तो आहार नाल क्या है, मुख से लेकर एनस तक का पूरा भाग को ही हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल क्या होती है, एक नहर होती है ना। देखो एक, अगर आपने डॉक्टर के यहाँ आप गए होंगे तो एक मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी कुछ गड़बड़ी आ जाती है, तो दोस्तों वहां पर क्या होता है, आपसे एक जो है इंडोस्कोपी टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। इंडोस्कोपी टेस्ट कराया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है इंडोस्कोपी, उसको मुंह से लेकर ऐसा मुंह में, जो मरीज रहता है उसके मुंह में ऐसा डालना पड़ता है। तो यहाँ से डालते हैं तो ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक आ जाती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक नहर के जैसा है, एक कैनाल है, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इसके कौन कौन से भाग होते हैं, देखो पहला तो भाग है मुख, और ये मुख कहाँ खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। मुख के अंदर क्या क्या होते हैं, दांत होते हैं, जिबली होती है, ठीक है, और स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है। ये पूरी की पूरी कहाँ होती है, मुख गुहा में होती है। आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि बताइए कि आहार नाल का भाग कौन सा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मुख में क्या क्या होते हैं, एक तो क्या होते हैं, दांत होते हैं, मुख में दांत होते हैं, जीभ होती है, ठीक है, और क्या होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है। इनको हम एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इनको अपन दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। मुख के बाद आती है हमारी ग्रास नली। ये पूरी की पूरी क्या है, ग्रास नली। मुंह से लेकर आमाशय तक के मार्ग को ही हम ग्रास नली बोलते हैं, या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, इट इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन माउथ टू स्टमक, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ग्रास नली के बाद आता है हमारा स्टमक। ये क्या है, हमारा आमाशय, इसे बोलते हैं स्टमक, ठीक है। ये क्या है, आमाशय, आमाशय। तो भोजन जब मुंह से आता है और कहा जाता है, आमाशय में जाता है, ठीक है। इनका आगे अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे। आमाशय के बाद जो भोजन जाता है छोटी आंत में, ये छोटी आंत है, ठीक है। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत से फिर एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो आप समझ रहे टर्मिनोलॉजी, सबसे पहले मुंह से आपने ग्रहण किया, ग्रस नली, ग्रास नली के थ्रू आपके कहा गया, आमाशय में गया, आमाशय के बाद छोटी आंत में गया, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत से बाहर निकल गया। समझ में आ गया आपको इतनी चीज। तो आपको जो आहार नाल के पार्ट भी आपको याद हो गए होंगे, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, आज आपको याद कर लेना है, ठीक है। आहार नाल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबसे पहले मुख होता है, फिर ग्रास नली होती है, ग्रसनी अलग होती है। ग्रसनी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ही एक ऐसा मार्ग रहता है ग्रसनी का, जो कहाँ जाता है, जो जाता है दोस्तों हमारे फेफड़े में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिससे मिलकर क्या बनता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलता है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर ही एक जो छोटा सा ढक्कन होता है जिसे इपिग्लोटिस बोला जाता है।
यहाँ पर ही दोस्तों एक एपिग्लोटिस होता है, थोड़ा सा एक ऐसा एपिग्लोटिस होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि आज बात खुल गई है तो पूरी की पूरी बता ही देता हूँ। तो ये क्या है, हमारी ग्रसनी है, मतलब श्वास नली जिसे अपन बोलते हैं। तो श्वास नली और जो ग्रास नली है, इन दोनों का जो मार्ग है स्टार्टिंग का वो एक ही होता है। मतलब कि अगर एक ऐसी रास्ता है और इधर क्या चलेगी हमारी ग्रास नली चलेगी और इधर क्या चलेगी हमारी श्वास नली चलेगी, तो डायरेक्शन दिलाने का काम कौन करता है, मतलब कि खाना आया तो कहाँ जाना चाहिए, आपके ग्रास नली में जाना चाहिए, ठीक है, और हवा आई तो कहाँ जानी चाहिए, श्वास नली में जानी चाहिए। तो माइंड एक ऐसा चीज है जो एपिग्लोटिस यहाँ पर एक पार्ट रहता है और एपिग्लोटिस ही ये सारा चीज काम करता है। मतलब कि अगर एयर आ रही है तो एपिग्लोटिस यहाँ पर अड़ा हो जाएगा और ये ग्रास नली वाला मार्ग को बंद कर देगा, और जब भोजन आता है तो यही एपिग्लोटिस थोड़ा इधर घूम जाता है और ग्रासनी वाले भाग को क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एपिग्लोटिस क्या होता है, ठीक है। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है एपिग्लोटिस, आहार नाल का नहीं होता, पाचन तंत्र का भाग नहीं होता। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं, मुख, ग्रास नली, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस, ठीक है, इतनी चीज ये होते हैं आहार नाल के पार्ट। अब दूसरी बात करते हैं पाचन ग्रंथि की। तो पाचन ग्रंथि के दोस्तों जो पार्ट होते हैं, सबसे पहले तो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, जो कि मुंह में जो हमारा स्लाइवा बनता है, जो लार बनते हैं, उसी से मिलकर जो बनती है हमारी क्या, पाचन ग्रंथि। तो पहली पाचन ग्रंथि का पहला भाग कौन सा हो गया, स्लाइवरी ग्लैंड। तो पहला पार्ट क्या हो गया, स्लाइवरी ग्लैंड, या इसे आप बोल सकते हैं लार ग्रंथि, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या हो जाता है, लीवर। दूसरा पार्ट क्या हो जाता है, लीवर। लीवर किधर होता है, लीवर हमारे इस साइड होता है, राइट साइड में होता है, ये देख रहे हैं आप लीवर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लीवर होता है। तीसरा पार्ट हो जाता है जठर रस। जठर रस कहाँ से निकलता है, जठर ग्रंथि बोल सकते हैं आप इसे, जठर ग्रंथि कहेंगे। जठर ग्रंथि से ही आपका क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। उसके बाद ये आप देख रहे होगे अग्नाशय, और यहाँ पर ही लीवर के ही नीचे में आप देख रहे होगे, यहाँ पर लीवर के थोड़े से जस्ट नीचे में आप देखेंगे, यहाँ पे इसे बोलते हैं हम पीताशय। तो लीवर और ये यहाँ क्या होता है, पीताशय होता है, ठीक है। इनका क्या वर्क है अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इतना चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन आहार नाल का फर्स्ट पार्ट की, जो क्या है हमारा मुख है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक दिन का, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं मुंह की, अर्थात मुख की। सबसे पहले बात करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, मुंह गुहा। इसे आप वोकल कैविटी भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वोकल कैविटी, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज होते हैं मैंने आपको बता ही दिया था, दांत होती है, जीभ होती है और स्लाइवरी ग्लैंड होती है। तो दोस्तों जो लार ग्रंथि होती है वो कितनी होती है, वो इंपॉर्टेंट है। तो मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। 3 जोड़ी क्या होती है, इसमें लार ग्रंथि होती है, ठीक है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, इसका मतलब टोटल लार ग्रंथि की संख्या कितनी है, 6 है। 6 लार ग्रंथि होती है, उनमें से आपको 3 ही याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। ये कौन कौन सी होती है, पैरोटिड, दूसरी होती है सबलिंगुअल और तीसरी होती है सबमेंडिबुलर, ठीक है। तो पैरोटिड दोस्तों यही आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, सांप में जहर का काम करती है। सांप में क्या हो जाती है, जहर में रूपांतरित हो जाती है। मतलब कि सांप का जो जहर है वो क्या है, वो सांप का लार है। जैसे हमारे इसमें लार होता है ना, उसी तरीके से सांप में क्या होता है, जहर होता है। तो वो किस ग्रंथि से निकलता है, वो पैरोटिड ग्रंथि से निकलता है। एक दिन में पूरे लार की बात करें तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, 1.5 लीटर लार निकलता है। अगर आप एक बोतल में संग्रह होंगे दिन भर का तो कितना लार निकलेगा, 1.5 लीटर निकलेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लार में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। ये ग्रंथियां हैं और लार में एंजाइम जो पाए जाते हैं, लार में कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछता है, आपको याद रखना है। कौन कौन से है, एक तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस का एंजाइम का नाम सुना होगा, जो क्या है, जो क्या है, टाइलिन, ठीक है। एक तो एंजाइम टाइलिन का नाम सुना होगा। दूसरा क्या है, दूसरा है जो दोस्तों आपको याद रखना है, डाई स्टेज। दूसरा क्या है, डाई
स्टेज, और थर्ड क्या है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ये ऐसे के ऐसे ही आपको एंजाइम याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछेगा कि बताइए कि इनमें से कौन जो है लार से या मुख से नहीं निकलता, तो आपको ये 3 दे देगा और एक दे देगा कौन सा, ट्राइपेज, ये एक दे देगा कौन सा, लाइपेज दे देगा। तो आपको पता है कि लाइपेज कहां से निकलता है, अभी अपन पढ़ेंगे। लाइपेज निकलता है हमारा कैसे, अग्नाशय से, ठीक है। इनके क्या क्या काम है, तो दोस्तों जो लाइसोजाइम होता है ये बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल होता है। लाइसोजाइम क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, जीवाणुनाशी होता है, जीवाणुनाशी होता है, ठीक है। मतलब कि जो भी बैक्टीरिया जाता है आपके मुंह में, आप क्या काम करते हैं, बगैर हाथ धुले कभी कभी खाना खा लेते हैं, और जो छोटे बच्चे तो क्या होते हैं, कुछ भी चीज खा लेते हैं यार, मिट्टी भी उठा के खा लेते हैं, तो बताइए अब उनको कौन हैंड वॉश कराएगा भाई, उनको कौन सैनिटाइजर लगवाएगा, है ना। तो इनका काम कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। अब स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है तो वो नहीं मरेगा, जो मरने योग्य बैक्टीरिया है वो मर जाता है किस चीज से, लाइसोजाइम से, ठीक है। समझ में आया। दूसरी बात करते हैं टाइलिन की। तो ये तो मांड का जो स्टार्च है, स्टार्च या आप इसे बोलते हैं क्या, मांड का क्या कर देता है, पाचन कर देता है। तो आपका इसीलिए अपन बोलते हैं कि जो पाचन का काम है कहां से स्टार्ट हो जाता है, मुख से ही हो जाता है। और मुंह में किस चीज का पाचन होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट को ही हम क्या बोलते हैं, मांड, या इसे देसी लैंग्वेज में चोकर बोलते हैं। आप रोटी अगर भिगाते होगे तो जो ऊपर का जो छानते हैं उसी को चोकर बोलते हैं, उसी में होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा। और अगला है हमारा डाई स्टेज, ठीक है। तो डाई स्टेज और ये दोनों, डाई स्टेज और टाइलिन दोनों का काम क्या होता है, स्टार्च अर्थात मांड का पाचन करना। ये बात आपको समझ में आ गई। मुख से इतना ही चीज आता है, इतनी ही आपको याद रखना है। एक बात और एक चीज आप याद रखेंगे, म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, तो म्यूकस होते एक चिपचिपा पदार्थ होता है। आप ऐसा कैसा लिखेंगे, म्यूकस, म्यूकस, म्यूकस। ये भोजन को कैसा बनाता है, लचलचा बनाता है। भोजन को चिपचिपा बना देता है, भोजन को क्या बना देता है, चिपचिपा बना देता है। वो क्या है, हमारा म्यूकस है, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं ग्रास नली की। इसके बाद मुंह से भोजन कहाँ जाएगा, थोड़ा थोड़ा पाचन होता है, उसके बाद कहाँ जाता है, ग्रास नली में जाता है। तो दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे ग्रास नली। ऐसा का ऐसा ही आप नोट्स भी बनाते चलिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना, है ना। दूसरा है दोस्तों ग्रास नली। ग्रास नली, अब देखिए भाई, ग्रास नली में पाचन नहीं होता, इसमें कोई भी पाचन नहीं होता। ये सिर्फ एक पाइप का काम करती है। मतलब कि आप में अगर आपके घर में ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल से पानी बाहर निकालने के लिए जो पाइप होता है उसी का काम करती है कौन, ग्रास नली, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसे ग्रास नली बोलते हैं। मतलब ये क्या होती है, ईसोफेगस भी बोलते हैं इसे, ईसोफेगस, ईसोफेगस, ठीक है। इसमें पाचन नहीं होता, एक चीज आपको याद रखना है। और ये जो काम करती है किस चीज का, मुंह को कहाँ खाना पहुंचाती है, अग्नाशय में आमाशय में पहुंचाती है। इसकी लंबाई एग्जाम में कई बार पूछा है, तो इसकी लंबाई होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है, ईसोफेगस की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। इसे फूड पाइप भी बोलते हैं। अगला नाम मैंने आपको बताया था, इसे क्या बोलते हैं, फूड पाइप। इसे फूड पाइप भी कहा जाता है। और इसमें जो भोजन है क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन प्रोसेस के थ्रू, क्रमानुकुंचन प्रक्रिया के द्वारा भोजन चलता है। मतलब क्या है इसका, तो देखिए, अगर मान के चलो कि अगर ये इसमें से आपने भोजन खाया और वो सीधा ही आपके स्टमक में गिरा, धब 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 आवाज आएंगी, जैसे पानी गिरता है छत से, है ना। उसको रोकने के लिए दोस्तों ये प्रोसेस होती है क्रमानुकुंचन। इसे बोलते हैं पेरिस्टालसिस। इसे क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस प्रोसेस बोला जाता है, जिसके थ्रू जो है भोजन हमारे मुंह से आमाशय में जाता है। पेरिस्टालसिस क्या होता है, पहले थोड़ा सा, पहले कैसा होगा, दबेगा, फिर खुलेगा, फिर दबेगा, फिर खुलेगा। मतलब कि ये वाली प्रोसेस, जिगजैग वाली प्रोसेस, मतलब कि सीधा डायरेक्ट खाना नहीं जाता, पहले ऐसे जिगजैग होते रहता है, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि थोड़ी सी संकुचित होती है नली,
फिर खुलती है, फिर संकुचित होती है, फिर खुलती है। आपने क्या काम करा होगा, कभी कभी टूथपेस्ट आपके घर में खत्म हो गया होगा, तो उसको निकालने के लिए क्या ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे ढकलते हैं थोड़ा, है ना, उसी टाइप से होती है क्या, क्रमानुकुंचन। आप याद रखेंगे, क्रमानुकुंचन प्रोसेस के थ्रू भोजन हमारा मुंह से कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। तीसरा चीज, हमारा भोजन कहाँ पहुंच गया, स्टमक में पहुंच गया। स्टमक, स्टमक जिसे क्या बोलते हैं, आमाशय। आमाशय में दोस्तों जो एंजाइम निकल दोस्तों 4 घंटे रहता है। यहाँ पर भोजन आपका 4 घंटे रहता है, इसलिए आयुर्वेद में क्या बोला जाता है, जब भी आप खाना खाइए 4 घंटे बाद ही खाइए। मतलब कि जब सुबह खाना खाते हैं तो 2 खाना खाने के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए, 4 घंटा होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, कार्डिक। ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, कार्डिक, कार्डिक, कार्डियक। ठीक है, ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, कार्डियक। ऊपरी भाग को कार्डियक बोलते हैं। अब देखो, ये आमाशय है और यहाँ पे ही हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। ठीक है, तो हार्ट के करीब वाले भागों को क्या बोलते हैं हम, हार्ट के अध्ययन को क्या बोलते हैं, मतलब कि हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और जो कार्डियो हार्ट के करीब है, इसलिए इसे क्या बोल दिया गया, हमने कार्डियक बोल दिया गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो कार्डियक से ही दोस्तों HCl का निर्माण होता है। HCl का क्या होता है, कार्डियक में निर्माण होता है। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे HCl का निर्माण कहाँ होता है, तो आमाशय के कार्डियक में होता है। और ये कैसा नेचर होता है, HCl का एसिडिक नेचर होता है। इसका पीएच मान क्या होता है, इसका पीएच मान 2.2 के लगभग होता है। ठीक है, HCl का और दूसरा क्या काम होता है, ये भोजन की अम्लीयता बढ़ाता है। मतलब भोजन को कैसा हो जाता है, अम्लीयता, भोजन अम्लीय बनाता है। अब सोचो, आप ही सोचो भाई, 4 घंटे तक आमाशय में भोजन रह रहा है। ठीक है, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए तो कुछ चाहिए, तो इसके लिए क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया न पनपे, इसीलिए उसको क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है। इतना ज्यादा एसिडिक बना देता है, अगर इसमें कुछ भी बैक्टीरिया आया तो वो जाके खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, आपको समझ में आ गया। बीच का जो पार्ट होता है, जिसे मध्य का पार्ट बोलते हैं, उसे मध्य बीच के भागों को हम क्या बोलते हैं, फंडिक बोला जाता है। बीच के भाग को क्या बोलते हैं, फंडिक, फंडिक। ठीक है, फंडिक में ही दोस्तों एक संरचना होती है जिसे रूबी संरचना बोलते हैं। इसमें होती है रूबी संरचना। ठीक है, ये जो हमारा, जब आप उपवास करते हैं तो पेट कैसा दर्द देने लगता है, तो वो चुभता है। तो वो किसके कारण चुभता है, वो चुभता है दोस्तों रुचि संरचना। ठीक है, रुचि संरचना है, रुचि संरचना के कारण ही हमारा पेट चुभता है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, स्टमक का क्या है, फंडाई। ठीक है, चलो अगली चीज है, थर्ड जो पार्ट होता है, तीसरा पार्ट होता है दोस्तों, तीसरा भाग होता है पायरोलिक। तीसरा भाग जो होता है वो क्या होता है, आपको याद रखना है, वो क्या होता है, तीसरा पार्ट क्या होता है, पायरोलिक, पायरोलिक। देखो, स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डिक, फंडिक और पायरोलिक। कार्डिक का क्या काम होता है, तो कार्डिक का मेनली काम होता है दोस्तों HCl का निर्माण करना। ठीक है, फंडिक का क्या काम होता है, ये भोजन को ठहरने के लिए स्पेस देता है। मतलब कि ये जो नीचे वाला भाग है, ये ऊपर वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं क्या, हमारा कार्डियक। बीच वाले भाग को बोला जाता है क्या, फंडिक। और यहाँ पर ही इस टाइप से ऐसी कांटेनुमा रचना पाई जाती है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, रुचि। इसके बाद वाले भागों को हम बोलते हैं क्या, पायरोलिक। पायरोलिक जो है दोस्तों, ये क्या काम करता है, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो जठर रस है, वो कहाँ से निकलते हैं, पायरोलिक से निकलते हैं। यहाँ से क्या निकलते हैं, जठर रस। ठीक है, जठर रस से जो एंजाइम निकलते हैं, एक तो निकलता है पेप्सिन। जठर रस से निकलने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं, एक है पेप्सिन और दूसरा है क्या, रेनिन। रेनिन, यही जो रेनिन एंजाइम है, ये दूध की जो दूध में जो प्रोटीन होता है, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, कैरोटीन, उसको चेंज करता है। उसको क्या काम करता है, उसका पाचन करता है। कौन सा एंजाइम, रेनिन। और दूसरा जो एंजाइम है, ये जो पेप्सिन है, ये प्रोटीन को काय में चेंज कर देता है, पेप्टोन में चेंज कर देता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि जो आमाशय होता है, इसमें से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर नहीं दिख रहा होगा तो। पेप्सिन, एक पेप्सिन आपको याद रखना है, पेप्सिन। और दूसरा क्या होता है, रेनिन। पेप्सिन ही जो प्रोटीन को काय में चेंज करता है,
प्रोटीन को करता है गाय में पेप्टोन में। ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ स्टार्ट हुआ? स्टमक में हुआ। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है, बोलस। बोलस क्या होता है भाई? बोलस जो मुंह में आप जो भोजन को चबाते हैं, अगर उसको मुंह में जो भोजन चबाया हुआ यहां से जाता है स्टमक में, तो जो मुंह से निकला हुआ भोजन और जो स्टमक में जाता है उस भोजन को हम क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, मुंह में जो चबाया हुआ भोजन है उसको क्या बोला जाता है? बोलस बोला जाता है। इसके बाद जो भोजन, जो बोलस मतलब कि आमाशय में जो आ जाता है उसको क्या बोलेंगे अपन? आप काइम बोलेंगे। इसके बाद जो भोजन कहाँ चले जाएगा? छोटी आंत में, आमाशय में चले जाएगा। मुंह से भोजन कहाँ चले जाएगा? आमाशय में चले जाएगा। तो आमाशय में जो भोजन स्टोर रहता है उसको क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। तो जब भी आप क्या काम करते हैं, खाना खाते खाते आपको कंकड़ फंस जाता है ना, कंकड़ देखने के लिए आप ऐसा उगलते हैं, और अच्छी मिठाई उठाई चीज रहती है तो आप खा जाते हैं, और ऐसा खराब भोजन रहा तो आप ऐसा फेंक देते हैं ना। तो जो मतलब कि आपने जो उगला है मुंह से, आप देख रहे हैं, तो जो मुंह में जो चबाया हुआ खाना है उसी को क्या बोलते हैं? बोलस। बोलस कहाँ गया? आपके स्टमक में गया, और स्टमक में जब उसमें HCl मिला और जो जठर रस मिले, उसके बाद वो क्या बन गया? काइम बन गया। तो जब आप वोमिटिंग करते हैं तो आपने देखा होगा, आपको ऐसा इतना एसिडिक होता है वो वोमिटिंग। वोमिटिंग में आपको क्या होता है कि वो जो निकलता है उसे क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। और वहां पे आप मिला होता है क्या? HCl, जिससे क्या होता है? आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा जलन होने बैठ जाती है ना। तो वो किस कारण होती है? HCl के कारण होती है। तो आपको याद रखना है कि जो स्टमक में जो भोजन जो पचता है उसको बोलते हैं काइम, और जो स्टमक में भोजन जाता है मुंह से, और मुंह में जो भोजन पचता है उसको बोलते हैं हम बोलस। एक चीज आपको पता होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgO। ठीक है, तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है दोस्तों, वो पेट की अम्लता को कम करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, MgOH का ट्वाइस, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये क्या काम करता है? पेट की अम्लता को कम करता है। ठीक है, जब कभी भी एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या पीते हैं? आप पीते हैं इनो। क्या पीते हैं आप? इनो। इनो पीते हैं, नींबू वाला, है ना। तो इनो में ही मिला रहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे बोला जाता है केमिकल नेम। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पेट में हमारा क्या होता है? एसिडिक इतना ज्यादा हो जाता है, तो भाई पेट तो जल जाना चाहिए, इतना ज्यादा एसिड होता है, तो ऐसा फिर क्यों नहीं होता? तो देखो, एक चीज आपको याद रखना है जिसे म्यूकोसा बोला जाता है। म्यूकोसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, म्यूकोसा। और ये म्यूकोसा क्या होता है? जो पेट की जो आमाशय होता है, हमारा जो स्टमक होता है ना, वो इसकी जो स्टमक जो बना होता है वो म्यूकोसा नामक कैसे बना होता है? ग्रंथि से बना, मतलब म्यूकोसा से बना होता है। इसकी दीवारों पर क्या हो रहता है? म्यूकोसा रहता है। और जो म्यूकोसा होता है ये कैसा होता है? क्षार होता है। और आपको पता है, जब भी क्षार प्लस एसिड आपस में मिलते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं, मतलब कि लवण बना लेते हैं। ठीक है, तो इस एसिड को कम करने के लिए जो म्यूकोसा नाम का जो क्षार जो पेट के ही दीवारों पर मौजूद होता है। ठीक है, तो स्टमक तक के आज अपन बात कर लेते हैं। इसके आगे का हमारा अगला पार्ट आएगा, उसमें अपन छोटी आंत को पढ़ेंगे, बड़ी आंत को पढ़ेंगे, और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जैसे कि लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इतना ही रखते हैं दोस्तों आज के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं हमारा वीडियो, तो आप सबसे पहले क्या काम कर लीजिएगा, बेल आइकन का जो बटन होता है उसे दबा के जो सब्सक्राइब करने का जो बटन होता है उसे भी आप प्रेस कर देना। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।